नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से और व्यक्तिशः मेरी ओर से बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का और हिंदी प्रेमी विद्वानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछली कड़ी में हमने सुना विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा और उन परिभाषाओं के आधार पर भाषा का स्वरूप। भाषा के स्वरूप को लेकर सामान्य तौर पर मैंने चर्चा की थी, लेकिन इस कड़ी के अंतर्गत मैं भाषा के स्वरूप को लेकर विस्तार के साथ आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे विचारों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मित्रों, भाषागत मुख्य दो स्वरूप हैं। एक है प्रयोग के आधार पर भाषा का स्वरूप और दूसरा है व्यवहार के अनुसार भाषा का स्वरूप। अब प्रयोग के अनुसार जो भाषा का स्वरूप है उसके दो प्रकार हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। सामान्य भाषा और विशेष भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत भी सामान्य और विशेष भाषा का प्रयोग होता है। कुछ लोग परिमार्जित शब्दों का प्रयोग भी मौखिक रूप में करते हैं, विशेष शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन मौखिक भाषा व्याकरण के अनुसार ही व्यक्ति प्रयुक्त करता है, ऐसा नहीं। आवश्यकता के अनुरूप जितना प्रयोजन है उतने ही शब्दों का प्रयोग व्यक्ति मौखिक रूप में करता है। लेकिन लिखित रूप में विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए व्यक्ति को भाषा के संपूर्ण रूप का प्रयोग करना पड़ता है, विशेष रूप का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रयोग के अनुसार यानी भाषा के जो दो प्रकार हैं उनमें से पहला प्रकार है मौखिक रूप, जिसे कथित रूप भी कहा जाता है। बोलचाल की भाषा। तो सामान्य रूप से यह भाषा अक्षरों का ध्वन्यात्मक रूप है। साधारण बातचीत में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा बाल्य अवस्था से परिवार एवं पड़ोस से, समाज से सीखी जाती है। प्राचीन भाषाविदों ने भाषा का यह अस्थायी रूप बताया है, लेकिन विज्ञान के इस युग में कुछ ऐसे साधन उपलब्ध हो गए हैं जिससे यह भाषा महत्वहीन हो गई है, क्योंकि भाषा ने अपना नया वैज्ञानिक रूप धारण किया है। भाषा ये परिवर्तनशील है। समय के साथ भाषा अपना रूप जैसे बदलती है उसी प्रकार से परिवेश के आधार पर, भौगोलिक अंतर या दूरी के आधार पर भी भाषा बदलती है। कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, उस प्रकार से। और समय के साथ भी भाषा बदलती है। आप सभी भाषा के छात्र हैं, विद्वान हैं, आप जानते हैं। यानी हिंदी ने अपना रूप कई बार बदला। आज की हिंदी प्रेमचंद युगीन हिंदी या प्रसाद युगीन हिंदी, भारतेंदु युगीन हिंदी, रीतिकालीन हिंदी, भक्तिकालीन हिंदी, आदिकाल के चारण कवियों, रासो कवियों कालीन हिंदी या विज्ञापति सिद्ध साहित्यों की हिंदी, सरहप्पा की, इसमें कितना अंतर है। शब्द के आधार पर है, ध्वनि के आधार पर है, बहुत सारा आपको अंतर दिखाई देगा। भाषा ये निश्चित समय में निश्चित अंतर पर
अपना रूप बदल देती है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो। तो मित्रों, अब तो आधुनिक यंत्र की सहायता से उच्चारित भाषा को भी स्थायी बनाया जा रहा है। वर्तमान काल में एक आदमी की बचपन की उच्चारित भाषा का टेप रिकॉर्डर या रिकॉर्डिंग ध्वनि मुद्रण उसी आदमी की जवानी और बुढ़ापे में सुनाया जाए तो उसको भी आश्चर्य होगा खुद की भाषा सुनकर, क्योंकि आयु के आधार पर भी भाषा अपना रूप बदल देती है। भाषा प्राकृतिक है। जैसे मनुष्य बाल्य अवस्था से वृद्ध अवस्था तक अपनी भाषाई विकास को करते करते जीवन यापन करता है, जीवन की सीढ़ियां चढ़ता है, उसी प्रकार से भाषा का भी एक अपना बाल्य रूप होता है। बाद में वो प्रौढ़ रूप धारण करती है, उसके बाद विकसित प्रौढ़ रूप धारण करती है, और अंत में भाषा भी वृद्ध रूप धारण करती है। और जैसे मनुष्य मरता है उसी प्रकार से भाषा भी मृत रूप धारण करती है। उसका उदाहरण जैसे संस्कृत केवल आज हमें साहित्यिक अवशेष के रूप में मिलती है। संस्कृत आज मौखिक भाषा के रूप में दिखाई नहीं देती। हाँ, अत्यधिक संस्कृत प्रेमी लोग उस भाषा को बोलते होंगे वो अपवादात्मक रूप में, लेकिन यह संस्कृत जीवन व्यवहार की भाषा आज नहीं है, ज्ञान प्राप्ति की भाषा है। संस्कृत में बहुत सारा ज्ञान है, संस्कृत ज्ञान भांडार की भाषा है, लेकिन लोक जीवन व्यवहार में इस भाषा का प्रयोग आज प्रत्यक्ष व्यक्ति नहीं करता। तो देखिए कि भाषा इस रूप में बदलती है, अपना मूल रूप छोड़ देती है, नया रूप धारण करती है। तो उसी प्रकार से हिंदी भी है। हिंदी के अंतर्गत मौखिक रूप भी है। हिंदी आज संप्रेषण की भाषा है, संचार जगत की भाषा है। हिंदी आज वैश्विक संचार की भाषा बन गई है, राष्ट्रीय संचार की ही नहीं बल्कि वैश्विक संचार की। तो मित्रों, ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषी व्यक्ति की भी अपने बचपन की, प्रौढ़ावस्था की, वृद्धावस्था की भाषा में अलग अलग रूप आपको दिखाई देते हैं, मौखिकता के रूप में। इसके ऊपर मेरी बात मैं कह रहा था, यानी इन्हीं वैज्ञानिक साधनों की कृपा से हम आज भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उनके भाषण ध्वनि मुद्रित होने के कारण आज हम सुनते हैं। प्रत्यक्ष उनके विचारों को हम उनकी वाणी से सुनते हैं। भाषा यह ध्वनि मुद्रण सहायता से मुद्रित करने की भी वस्तु है। उसे हम संग्रहित भी रख सकते हैं, और इस रूप में हम समय के साथ यदि देखेंगे कि समाज के विभिन्न घटक, उन सभी घटकों की भाषा को आप ध्वनि मुद्रित कीजिए, उसका संग्रह कीजिए, और बाद में आप उसको सुनिए, तो आपको किसानों की भाषा, डॉक्टर की भाषा, अध्यापक की भाषा, छात्र की भाषा, वैज्ञानिक की भाषा, पुलिस की भाषा, वकील की भाषा, यानी
इनकी भाषाओं में आपको बिल्कुल अंतर दिखाई देगा, ध्वनिगत अंतर, शब्दगत अंतर, भाव एक ही होंगे, एक ही वाक्य सबको बोलने के लिए कहा जाएगा तो वो अपने अपने अंदाज में बोलेंगे, अपने अपने लहजे में बोलेंगे, अपने अपनी शैली में बोलेंगे, अर्थ वही होगा लेकिन ध्वन्यात्मक रूप अलग अलग होगा। इसलिए भाषा में विविधता दिखाई देती है, यानी मौखिक भाषा में प्रयोग के आधार पर। इसलिए प्रयोग के आधार पर यह भाषा का पहला प्रकार मौखिक भाषा ये कहा गया है। अब प्रयोग के आधार पर भाषा का दूसरा प्रकार है लिखित। तो लिखित क्या है? भाषा को आप मूर्त रूप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लिपि के माध्यम से। भाषा ध्वन्यात्मक मुद्रण के माध्यम से भी भाषा का संग्रह किया जा सकता है, और भाषा को मूर्त लिपि के माध्यम से मूर्त रूप देकर भी उसका संग्रह किया जाता है। उसके भी साधन हैं। उसका साधन क्या है? तो लिपि है। हिंदी की जो आधिकारिक लिपि है वो देवनागरी है, जिसे हम राजलिपि भी कहते हैं, और भारतीय संविधान ने देवनागरी को राजलिपि के रूप में मान्यता भी दी है। तो इसी राजलिपि देवनागरी के माध्यम से हिंदी का लिखित रूप भी मूर्त रूप धारण करता है और उसका संग्रह होता है। जैसे साहित्य है, वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान भंडार है जिसका मूर्त रूप हमें दिखाई देता है, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों न हो। हम यहाँ पर हिंदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हिंदी में जो मूर्त रूप भाषा का दिखाई देता है विभिन्न ग्रंथों में, तो उसका मुख्य आधार है लिपि, जैसे देवनागरी लिपि। मित्रों, मौखिक अथवा उच्चारित भाषा को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा का स्थायी व महत्वपूर्ण रूप होता है। इसे स्थायी भाषा भी कहा जाता है। लिखित भाषा स्थायी होने के साथ साथ निश्चित भी होती है, वह अपना निश्चित रूप भी धारण करती है। एक बार लिखा बदला नहीं जा सकता। लिख दिया वो लिख दिया। जैसे कि पुराने लोग बोलते थे, किसी को शब्द देते थे ना, तो बोलते थे मैंने शब्द दिया दे दिया, अब मैं शब्द नहीं बदलूंगा। आज के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसी प्रकार से एक बार भाषा यानी विचारों को भाषा के माध्यम से लिपि का आधार लेकर मूर्त रूप दिया, दे दिया, उसको बदला नहीं जा सकता। तो लिखित भाषा के कारण ही आज हम विभिन्न ग्रंथों का निर्माण कर रहे हैं। विचार, भाव, ज्ञान आदि को मूर्त रूप देकर उसका संग्रह कर रहे हैं। लिखित भाषा संस्कृति और साहित्य की संरक्षिका है, संवाहिका है, और इन्हीं संवाहिका के माध्यम से, संरक्षिका के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य सुरक्षित है। यानी मानवता की विभिन्न पहलुओं का परिचय यानी साहित्य के माध्यम से होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। किसी प्राचीन अपनी जो मानवीय परंपरा है उसको यदि पढ़ना है, जानना है, तो ये लिखित ग्रंथ ही काम आएंगे। आजकल शब्दों ध्वन्यात्मक भाषा पर उतना विश्वास नहीं होगा। क्या प्रमाण है?
आज की बात आप कर रहे हैं, लेकिन लिखित है तो वह प्रमाण माना जाता है। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां महात्मा गांधी को काल्पनिक महापुरुष मानेगी। लेकिन मित्रों, ये साधन भाषा के पास थे, ध्वनि मुद्रण के, लेखन के, इसलिए महात्मा गांधी के विचार, उनके चलचित्र संरक्षित है, उनके विचार लिपिबद्ध हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ियां उनको काल्पनिक महापुरुष नहीं मानेगी, क्योंकि उसके सबूत है, हमारे पास प्रमाण है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग के आधार पर भाषा का ये दूसरा रूप, यानी भाषा के स्वरूप को देखते समय अब प्रयोग के आधार पर हमने भाषा के स्वरूप को देखा। अगली कड़ी में व्यवहार के अनुसार भाषा के विभिन्न स्वरूपों को हमें देखना है। तो मित्रों, जब व्यवहार के आधार पर भाषा के विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट किया जाएगा तो उसे भी इसी प्रकार विस्तार के साथ मैं आपके सम्मुख रखने का पूरा प्रयास करूंगा। आपने मेरी इन बातों को सुना, सहा, समझा, समझ कर लिया, इसलिए आपके प्रति पुनः एक मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जो उचित है वो लीजिए, अनुचित लगता है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मेरे अल्प बुद्धि के आधार पर मैंने ये प्रस्तुत किया। धन्यवाद।